बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 7 रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों के पास वो डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोगों के पास कंबाइन की हुई हो, या वो डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमारे पास रैंडम वेरिएबल ज़्यादा आ रहे हो और उनको कंबाइन कर दिया जाए, उसको हम लोग जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 और मोर रैंडम वेरिएबल्स, वो डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल्स आ रहे हों, विच आर ऑब्जर्व सिमिलेंटसली, और वो हम लोगों के पास एक जैसे एक ही टाइम पे अपीयर हो रहे हों। व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म, जबकि एक्सपेरिमेंट आपका परफॉर्म हो रहा हो, उसको हम लोग जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल रैंडम वेरिएबल, अगर आपके पास किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में सिंगल रैंडम वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल के वेरिएबल एक्स हो सिंपल, या वेरिएबल वाई हो, उसको आप लोग यूनिवेरिएट कहेंगे। व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग 2, 3 एंड मैनी रैंडम वेरिएबल्स इज कॉल्ड बाईवेरिएट, ट्राईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट। जब आपके पास किसी डिस्ट्रीब्यूशन में 2, 3 या 3 से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल्स होंगे, तो 2 पे आप लोग कहेंगे बाईवेरिएट, 2 का मतलब है एक्स कोमा वाई, 3 का मतलब है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, उसको आप ट्राई वेरिएबल वेरिएट कहेंगे। और जब आपके पास 3 से ज़्यादा होंगे तो आप उसको मल्टी वेरिएट कहेंगे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़े हैं जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम लोगों के पास 5 टाइप्स आती हैं। नंबर 1 है हम लोगों के पास बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हम लोगों के पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इससे पहले हम लोगों ने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा था, उसमें हम लोगों के पास सिंगल वेरिएबल था, इसलिए उसको डिस्क्रीट या यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास 2 रैंडम वेरिएबल हैं, तो इसलिए हम इसको बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहेंगे। 2 रैंडम वेरिएबल का मतलब है एक्स एंड वाई। हम लोगों के पास यहाँ डेफिनेशन है, लेट एक्स एंड वाई बी 2 रैंडम वेरिएबल्स। अगर हम लोगों के पास एक्स एंड वाई 2 रैंडम वेरिएबल्स हैं, डिफाइन ऑन सेम सैम्पल स्पेस एस, और वो सेम सैम्पल स्पेस को डिफाइन कर रहे हैं, द फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई डिफाइंड बाय एफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू वाई, इट इज़ कॉल्ड बाईवेरिएट और जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। जब आपके पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, उसमें आप लोगों के पास एक ही वेरिएबल था और उसका फंक्शन आप लोगों के पास बना था एफ ऑफ एक्स, जो कि इक्वल था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स। अब आप लोगों के पास यहाँ पर 2 रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो इसका फंक्शन आएगा फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू वाई। इसको आप लोग बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कह सकते हैं और जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कह सकते हैं। दोनों नाम में अगर आपके पास दोनों में से कोई एक भी नाम आए तो आपने यही चीज़ अप्लाई करनी है। A bivariate distribution function f x comma y has following properties are, bivariate distribution function के हम लोगों के पास following properties है। नंबर 1 है function of x माइनस माइनस इन्फिनिटी एंड फंक्शन ऑफ माइनस इन्फिनिटी एंड y इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास किसी भी फंक्शन में x से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक की रेंज हो, या माइनस इन्फिनिटी से लेकर y की रेंज हो, तब आपके पास उसका आंसर 0 आएगा। और अगर आपके पास किसी भी फंक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी हो, तो उसका आंसर आपके पास 1 आएगा। एफ एक्स कॉमा वाई इज़ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड इट्स कंटिन्यूस ऑन द राइट। एफ एक्स कॉमा वाई जो हमारे पास बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जो फंक्शन है, वो कभी भी नॉन डिक्रीजिंग नहीं होगा, यानी कि लेस नहीं होगा, तो हम लोगों के पास इसकी वैल्यूज़ 0 से अबव ही होंगी। नंबर 3 प्रॉपर्टी है, इफ़ x1 इज़ लेस देन x2 एंड y1 इज़ लेस देन y2, देन x1 इज़ लेस देन इक्वल टू x लेस देन x2 एंड y1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन y2। अगर हमारे पास x1 लेस देन हो x2 के और y1 लेस देन y2 के हो, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों के पास बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोगों का टॉपिक है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही सेकंड टाइप बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, लेट एक्स एंड वाई बी 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। आप इसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक ये डिस्क्रीट के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट हम लोग जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही पढ़ेंगे कंटिन्यूस बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये हम लोगों का डिस्क्रीट चल रहा है, अभी कंटिन्यूस हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स डिफाइन एंड सेम सैम्पल स्पेस एस। अगर आपके पास एक्स एंड वाई 2 रैंडम वेरिएबल्स हैं और उनकी सैम्पल स्पेस एस दोनों की सेम है, और अगर आपके पास x वैल्यूज़ ले रहा है x1 से लेकर xn तक और y वैल्यूज़ ले रहा है y1 से लेकर yn तक, तो इसको आप लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, एफ एक्स कोमा वाई। प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, इसलिए हम लोग स्मॉल से यूज़ करेंगे। जब हम लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आता है, मैं d डॉट एफ लिख देती हूँ,
डी डॉट एफ इक्वल्स टू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो आप उसके लिए कैपिटल एफ एक्स कोमा वाई यूज़ करेंगे। और जब आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन आएगा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मतलब है पी डॉट एफ, तो आप लोग इसको स्मॉल एफ एक्स कोमा वाई से डिनोट करेंगे, या फिर आप लोग स्मॉल पी और नीचे सबस्क्रिप्ट में आई जे भी लिख सकते हैं। इस कॉल्ड जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, आप लोग इसको जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहते हैं और सिंपली जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई भी कहते हैं। द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ एक्स कोमा वाई आर आल्सो कॉल्ड बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। जो हम लोगों के पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन आया है उसको हम लोग बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहते हैं। इट इज़ गिवन बाय एफ एक्स आई एंड वाई जे। जो हमारे पास एक्स की रेंज है वो हम लोगों के पास आई से है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा, और जो वाई की रेंज है वो हम लोगों की जे से होती है। तो हम लोगों के पास जो कैपिटल एक्स है वो इक्वल होगा स्मॉल एक्स आई के, और जो कैपिटल वाई है वो इक्वल्स होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई जे के। यहाँ पर हम लोगों के पास आई की रेंज है 1 से लेकर m तक, जबकि जे की रेंज है हम लोगों के पास 1 से लेकर n तक। जब हम लोग जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई का टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग इस तरह से एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इस तरह से स्लैश ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे और यहाँ पर x लिखेंगे। जब हम नीचे जो चीज़ लिखेंगे उसकी वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर, और ऊपर जो चीज़ मेंशन करेंगे उसकी वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग इस तरह से करते हैं कि आप x यहाँ मेंशन करते हैं और y यहाँ मेंशन करते हैं, तो जो चीज़ नीचे होगी उसकी वैल्यूज़ उसके साथ आएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ y रिप्रेजेंट करेंगे तो y1 y2 y3 यहाँ पर आएगा, और x1 x2 x3 यहाँ पर आएगा। लेकिन अगर आप लोग y यहीं पर रहते हैं और x यहीं पर बनाते हैं तो बिल्कुल सेम इसी तरह से टेबल बनेगा। y के ऑपोजिट आपके पास जो कॉलम आएगा वो आएगा x का, और x के ऑपोजिट जो आपके पास कॉलम आएगा वो आएगा y का। जब हम लोग यहाँ पर अंदर वैल्यूज़ लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो हम लोग फंक्शन इस तरह से अप्लाई करेंगे कि फंक्शन ऑफ x1 y1, इस तरह से फंक्शन ऑफ x1 y2, हम लोग x को पहले रिप्रेजेंट करेंगे और y को बाद में। नेक्स्ट फंक्शन सो ऑन टू फंक्शन ऑफ x1 से लेकर yj एंड सो ऑन टू फंक्शन ऑफ x1 एंड yn। x के ऑपोजिट जो वैल्यूज़ होंगी वो g से रिप्रेजेंट करेंगी, और y के ऑपोजिट जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम लोग h ऑफ x1 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे फंक्शन ऑफ x2 y1 x2 y2 सो ऑन टू x2 yj एंड सो ऑन टू x2 yn, और यहाँ पर ये इक्वल है g ऑफ x2 के। इसी तरह से सो ऑन करेंगे फंक्शन ऑफ xi y1 x1 xi y2 सो ऑन टू xi yj एंड सो ऑन टू xi yn इज इक्वल्स टू g ऑफ xi, फंक्शन ऑफ xn y1 फंक्शन ऑफ x2 function of x and y2 and so on to function of x and yj and so on to function of x n y n, और यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाएगा g ऑफ एक्स एन और यहाँ पर आ जाएगा h ऑफ एक्स एन। अब हम लोगों के पास यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ नीचे टोटल में आएंगी, यानी कि h1 से लेकर hn तक और g1 से लेकर gn, इन सारी वैल्यूज़ का सम आपके पास 1 आना चाहिए। और अगर आपके पास इसका सम 1 नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि आपके कैलकुलेशन में कोई ना कोई मिस्टेक है। ये है हम लोगों के पास वेरिफिकेशन करने का एक सिंपल वे। अब हम लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन की, जैसा कि बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन को जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहते हैं। तो अगर आपके पास आए बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन या जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन या सिंपली जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, तो इन सब का मतलब एक ही है। आप यही प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे जो कि मैंने यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। नंबर 1 है फंक्शन ऑफ एक्स आई कोमा वाई जे इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल। अगर आपके पास एक्स आई और वाई आई की जो भी रेंज होगी वो होनी चाहिए 0 से बड़ी, 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। जब हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं उसमें हम लोगों के पास था लेस देन ग्रेटर देन और इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम लोगों के पास है सिंपल ग्रेटर देन 0, कि आपके पास जो भी रेंज हो वो हो 0 से बड़ी। नेक्स्ट हम लोगों के पास सेकंड प्रॉपर्टी है समिशन ऑफ आई, जिसकी रेंज है 1 आई की 1 से लेकर m तक और j की रेंज है 1 से लेकर n तक। f ऑफ एक्स आई और वाई जे हम लोगों के पास इसका आंसर होना चाहिए 1 के इक्वल। यहाँ तक हम लोगों के पास 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब हम लोगों के पास थर्ड टॉपिक है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। The joint probability function of x, y we can obtain individual probability function of x and y
जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा एक्स और वाई का, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकाल लेते हैं एक्स और वाई की। सच इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी फंक्शन आर कॉल्ड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। जो हम दोनों का एक्स और वाई का सेपरेट प्रोबेबिलिटी फंक्शन अप्लाई करेंगे उसको हम लोग मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहेंगे। द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स इज़, अगर हम लोग मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकाल रहे हैं एक्स का, तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि एक्स के ऑपोजिट हम लोगों के पास जी की वैल्यूज़ आती हैं, तो एक्स इक्वल है जी के और y इक्वल है एच के। तो जब हम लोग मार्जिनल अप्लाई करेंगे तो हम लोग जी यूज़ करेंगे x के लिए और y के लिए हम लोग h ऑफ x 1 से लेकर xn तक की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी सेम हमने यही स्टेप किया है कि जब हमने x के लिए मार्जिनल निकाला तो हमने यहाँ पर लिखा g ऑफ x। आप g ऑफ x i भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास जो रेंजेस हैं x की वो है y i तक, आई से लेकर एम तक। तो एच वाई के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जे और एक्स के लिए यूज़ करते हैं आई। तो यहाँ पर आ जाएगा जी ऑफ एक्स आई इज़ इक्वल्स टू, जब हम लोग जी यूज़ करेंगे तो हम लोग वाई की समीशन अप्लाई करेंगे और जब हम लोग एच यूज़ करेंगे तो हम लोग ऑपोजिट एक्स का समीशन अप्लाई करेंगे। ये इसका एक रूल है कि जी ऑफ एक्स आई जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो हम लोग समीशन में यहाँ पर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स आई और वाई जे, और यहाँ बाहर जो हम लोग फंक्शन लिखेंगे समीशन का वो हम लोग y का लिखेंगे, जिसकी रेंज है j की 1 से लेकर n तक। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि i की हम लोग समीशन नहीं अप्लाई करेंगे, हम लोगों का समीशन किसके लिए है, y के लिए। तो हम लोग ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे y j के अंदर 1 से लेकर n तक। हमने यहाँ वो पुट किया तो g ऑफ एक्स आई इक्वल है p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू स्मॉल एक्स आई के। अब जब हम लोगों ने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालना है y के लिए तो हम लोग इसको डिनोट करेंगे h ऑफ वाई जे से। हम यहाँ फंक्शन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स आई और वाई जे दोनों में सेम है। अब हमने जी में y का समीशन अप्लाई किया है तो h में हम किसका अप्लाई करेंगे, x का, जिसकी रेंज है 1 से लेकर m तक। अब हमारे पास जो समीशन की वैल्यूज़ हैं वो x के लिए हैं, यानी कि 1 से लेकर m तक। तो ये सारी वैल्यूज़ हम लोग x के अंदर पुट करेंगे, y कांस्टेंट रहेगा y j। जिस तरह यहाँ पर x i सब में कांस्टेंट रहा है उस तरह h ऑफ वाई जे में वाई जे कॉन्स्टेंट रहेगा, x1 x2 एंड सो ऑन टू xm। तो h ऑफ वाई जे इक्वल्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू वाई जे। ये हम लोगों के पास थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का फोर्थ टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन में आपने क्या करना है, लेट एक्स एंड वाई बी टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स विद जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। अगर आपके पास एक्स और वाई दो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं जिनके साथ प्रोबेबिलिटी फंक्शन आप लोग अप्लाई करेंगे, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन अगर आप लोग अप्लाई करेंगे एक्स के लिए तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, एक्स गिवन डैट वाई इज इक्वल्स टू स्मॉल वाई डिनोटेड बाय एफ एक्स बाय वाई। जब आपने कंडीशन प्रोबेबिलिटी अप्लाई करनी है एक्स के लिए तो उसका फंक्शन आप डिनोट करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स गिवन डैट वाई। तो यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स है तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा एक्स आई, और यहाँ वाई है तो यहाँ वाई जे आ जाएगा। अब हम लोगों ने नीचे क्या डिफाइन किया है, वाई जे। तो हम लोग जब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो वो आ जाएगी पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आई एंड वाई इज इक्वल्स टू वाई जे, जबकि नीचे हम लोग डिवाइड करेंगे पी वाई इज इक्वल्स टू वाई जे से। और जब हम लोग सेम यही वाला प्रोसीजर वाई गिवन डैट एक्स के लिए करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वाई, यहाँ आ जाएगा एक्स। तो यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आई एंड वाई इज इक्वल्स टू वाई जे, जबकि डिवाइड हम लोग करेंगे एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आई के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग चलते हैं, मैं आपको ये स्टेप भी क्लियर कर देती हूँ। बिल्कुल सेम इस तरह से आप लोग करेंगे। जब आप लोग एक्स गिवन डैट वाई के लिए करेंगे, वाई गिवन डैट एक्स के लिए करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन ऑफ वाई जे गिवन डैट एक्स आई इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू वाई जे एंड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आई डिवाइडेड बाय जो चीज़ नीचे होती है आप उसको नीचे डिनोमिनेटर में डिफाइन करते हैं। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आई, जो कि इक्वल है फंक्शन ऑफ एक्स आई वाई जे। और ये हम लोगों के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आई इक्वल्स होता है जी ऑफ एक्स आई के। और यहाँ पर जब हम लोगों के पास वाई इज इक्वल्स टू वाई जे था तब हम लोगों ने एच ऑफ वाई जे लिखा है। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस में हम लोग क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी। आज़ादी का मतलब है कि हम लोग बिल्कुल फ्री कर दें एक्स को भी वाई को भी। अब हमारे पास यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट है एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। एक्स और वाई हमारे पास तब इंडिपेंडेंट होंगे, तब वो फ्री होंगे इफ़
फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आई एंड वाई इज इक्वल्स टू वाई जे। अगर आप x की वैल्यू और y की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास फंक्शन x कोमा y आए तो ये इंडिपेंडेंस होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब है अगर इन दोनों के आंसर्स मल्टीप्लाई करके आपके पास सेम आ रहे होंगे तो ये इंडिपेंडेंट होगा, और अगर इनके आंसर सेम नहीं आ रहे होंगे तो ये नॉट इंडिपेंडेंट होगा। अब नेक्स्ट हम लोगों का ये टॉपिक यहाँ तक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ही बुक की 2 एग्जांपल्स हैं जो कि डिस्क्रीट जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग एग्जांपल नंबर 7.6 और एग्जांपल नंबर 7.7। तो चलिए अब हम लोग वो सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 7.6 स्टार्ट करनी है जिसकी स्टेटमेंट है एन अर्न कंटेन्स 3 ब्लैक 2 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स। 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इट। आपके पास एक अर्न है जिसमें 3 ब्लैक 2 रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स हैं जिसमें से 2 आपने रैंडमली सेलेक्ट कर ली। इफ़ x इज़ द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, x को इन्होंने इवन डिफाइन किया है कि वो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है, यानी कि हम लोगों के पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 3, और y हम लोगों के पास नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं। रेड बॉल्स हमारे पास कितनी है 2। हम लोगों ने फाइंड करना है पॉइंट नंबर 1 द जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x कोमा y। पॉइंट नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस दैन इक्वल्स टू 1। पॉइंट नंबर 3 द मार्जिनल PDF g x and h of y, and 4th point है the conditional probability function x given that y, and 5th point है probability of x is equals to 0 given that y is equals to 1 and are x and y independent। क्या हमारे पास x और y इंडिपेंडेंट है या नहीं? तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7.6 में आपने क्या करना है, आपने सोल्यूशन में सबसे पहले डिफाइन करना है कि आपके पास ब्लैक बॉल्स कितनी है, रेड बॉल्स कितनी है, ग्रीन बॉल्स कितनी है। ब्लैक है 3, रेड है 2, ग्रीन है 3, टोटल हो गया 8। अब इन्होंने कहा हुआ है कि आपने 2 बॉल्स इनमें से रेंडमली सेलेक्ट कर ली हैं, तो ये हो जाएगा 8c2 डैट इज़ इक्वल्स टू 28 वेज। अब इन्होंने हमें खुद ही बता दिया कि x को आपने डिफाइन करना है कि नंबर ऑफ़ ब्लैक बॉल्स, तो हम लोगों के पास नंबर ऑफ़ ब्लैक बॉल्स कितनी है 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 0 1 2 3। हम लोग इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने टोटल बॉल सेलेक्ट की हैं 2। तो जब हम लोगों ने टोटल बॉल सेलेक्ट की हैं 2 तो हम लोग यहाँ 3 नहीं लिख सकते। नेक्स्ट हम लोगों के पास y का वो इवेंट है कि नंबर ऑफ़ रेड बॉल्स। अब हम लोगों के पास रेड बॉल्स कितनी है 2, तो यहाँ पर भी हम सेम y के लिए अप्लाई करेंगे 0 1 2। अब फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमें कहा हुआ है कि आपने जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन अप्लाई करना है एफ एक्स कोमा वाई के लिए। तो आपके पास यहाँ जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन का फार्मूला होता है एफ एक्स आई वाई जे डैट इज़ इक्वल्स टू पी एक्स इज़ इक्वल्स टू आई एंड वाई इज़ इक्वल्स टू जे। अब आपके पास यहाँ पर x की वैल्यूज़ हैं 0 1 2 और y की वैल्यूज़ हैं 0 1 2। अब आपने यहाँ पर एफ एक्स कोमा वाई के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो आपने 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड आपने सेलेक्ट की हैं, आपके पास 2 से ज़्यादा ना आ रही हों। अब सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखना है, फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू 0 0 0 0। हमने इसलिए लिखा है कि आप इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास आंसर आए 0 या फिर 2 या फिर 2 से लेस। तो ये हम लोगों के पास 2 से लेस आ रहा है, ये हम लोगों के पास 2 से लेस आ रहा है, ये हम लोगों के पास एग्जैक्टली 2 आ रहा है, ये हम लोगों के पास 2 से लेस है, ये हम लोगों के पास 2 है, और ये हम लोगों के पास 2 है। हम लोग 2 से एक्सीड नहीं कर सकते। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि अगर हम लोग ये वाला फंक्शन अप्लाई करते हैं f0 0, इसका मतलब है कि हम लोगों के पास ब्लैक बॉल्स कितनी है 3, हम लोग यहाँ पर वो लिखेंगे 3c0, x की वैल्यू है 0, और नेक्स्ट में रेड कितनी बॉल्स हैं 2, रेड भी हो गया 0। नेक्स्ट हम लोगों के पास ग्रीन बॉल्स कितनी हैं 3, ये हो गया 2 डिवाइडेड बाय AC2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है उस बंदे ने जो 2 बॉल पिक की हों वो ना ब्लैक हो ना रेड हो, वो ग्रीन हो। और 8C2 जो हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों के पास प्रॉबिलिटी है 28 वेज, हम यहाँ पर वो लिखेंगे और यहाँ से आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट में हमने क्या करना है कि हम लोगों के पास ब्लैक बॉल्स कितनी है 3, ये हो जाएगा 0 क्योंकि इसका हम लोगों के पास x की वैल्यू है। आप लोगों ने ये देखना है कि यहाँ पर x की वैल्यू हो और यहाँ पर जो वैल्यू है 1 वो y की वैल्यू है। अब y बॉल्स कितनी है हम लोगों के पास रेड की 2, जिसमें से 1 वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास यहाँ 1। नेक्स्ट 1 हो गया, पीछे कितना बचा 8c
1। आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये 8 तो हम लोगों के पास बन रहा है, नीचे हम लोगों के पास 2 ही होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने 2 बॉल सेलेक्ट की हैं। तो हम लोग जब इन सबको ऐड करें तो हम लोगों के पास आंसर 2 बॉल्स के इक्वल्स आए डिवाइडेड बाय 8C2। अब आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर वो लिख लेंगे। नेक्स्ट आप लिखेंगे 3C0 मल्टीप्लाई बाय 2C2 एंड 3C0। हो सकता है कि वो ब्लैक भी ना हो सकता है कि वो दोनों रेड हो और हो सकता है कि वो ग्रीन भी ना हो। इस तरह से आप सारी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस तरह से जिस तरह से आपने सारी प्रोबेबिलिटीज़ लिखी हैं और F0,0 का आंसर है आप लोगों के पास 3/28, F0,1 का आंसर है 6/28, F0,2 का आंसर है 1/28 एंड F1,0 का आंसर है 9/28। F1,1 का आंसर आपके पास 6/28 और F2,0 का आंसर आपके पास 3/28। अब आपने यहाँ पर अपनी आसानी के लिए इस तरह से टेबल बना लेना है। यहाँ पर x, y लिखना है कि x, y की आपने जो जो वैल्यूज़ ली हैं वो सबसे पहले 0, 0 लिया था, फिर 0,1, 0,2, 1,0, 1,1 और 2,0 और इनके अकॉर्डिंग आपके पास जो जो आंसर है, जिस तरह F0,0 पे आंसर था 3/28, F0,1 पे 6/28, F0,2 पे 1/28, F1,0 पे 9/28, F1,1 के ऊपर था 6/28 और F2,0 के ऊपर था 3/28। वो आपने यहाँ इस तरह से आंसर लिख देने हैं। अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन में इन्होंने कहा हुआ है कि आपने लाजमी सॉल्व करने के बाद आपने इस तरह से टेबल बनाने हैं और जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि टेबल में आपने यहाँ स्लैश ड्रॉ करनी है, यहाँ पर आप x लिखेंगे और यहाँ पर y लिखेंगे। अब x की आपके पास जितनी वैल्यूज़ थी आप यहाँ वो लिखेंगे। x के हमारे पास वैल्यूज़ थी 0, 1, 2 और इसी तरह से y की भी हमारे पास वैल्यूज़ थी 0, 1, 2। आप यहाँ ये वैल्यूज़ लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपके पास जो भी वैल्यूज़ आई हैं आपने यहाँ वो डिफ़ाइन करनी है। यहाँ पर नीचे जो आपके पास सम आएगा, यहाँ h के ऑपोजिट आएगा h का और यहाँ पर जो सम आएगा वो आएगा x के अकॉर्डिंग g का। यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हैं y, j और यहाँ पर आप लिख सकते हैं g ऑफ x i कि यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो g ऑफ x i की आएंगी और यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो h ऑफ y j की आएंगी। अब 0,0 के ऊपर आपके पास क्या वैल्यूज़ थी 3/28, आप वो लिखेंगे। F0,1 के ऊपर आपके पास क्या वैल्यू थी, यानी कि यहाँ पर आपके पास फंक्शन हो x, y, x की वैल्यू हो 0 और y की वैल्यू हो 1, तो 0,1 के ऊपर आपके पास क्या वैल्यू है 6/28, आप यहाँ वो लिखेंगे। x फंक्शन ऑफ 0,2 के ऊपर आपके पास क्या वैल्यू है 1/28, आप यहाँ वो लिखेंगे। फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ 1,0 के ऊपर आपके पास क्या वैल्यू है 9/28, आप यहाँ वो लिखेंगे। फंक्शन ऑफ 1,1 के ऊपर वैल्यू है 6/28, आप यहाँ वो लिखेंगे। और फंक्शन ऑफ 1,2 यानी कि मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, फंक्शन ऑफ 1,2 की क्या वैल्यू है। फंक्शन ऑफ 1,2 की हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड आउट नहीं की क्योंकि आप 1 और 2 को ऐड करें तो आपके पास आंसर आता है 3, जबकि इन्होंने हमें कहा हुआ है कि आपने सिर्फ 2 बॉल सेलेक्ट ही हैं तो हम इसको नहीं ले सकते थे, तो इसका मतलब है हमने इसको फाइंड आउट नहीं किया, तो इसका आंसर है 0। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ 2,0 पे आपके पास क्या वैल्यू है, वो है 3/28, आप यहाँ वो मेंशन करेंगे। और नेक्स्ट फंक्शन ऑफ 2,1 और 2,2 की तो हमने कोई वैल्यू ही फाइंड आउट नहीं की, तो वो भी आ जाएंगी हमारे पास 0। अब आपने क्या करना है, आप 3, 9 और 3 इसको ऐड करेंगे और यहाँ पर नीचे इसका आंसर लिख देंगे, जैसा कि यहाँ पर आता है 15/28। 6 और 6 इसका आंसर है आपके पास 12/28 और यहाँ पर आ जाएगा 1/28 और यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 10/28। यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा अगेन 15/28, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3/28। अब आपने ये देखना है कि ये 15, 12 और 1 क्या ये इक्वल है इसका आंसर और इसका आंसर। अब आप यहाँ सम करें तो क्या इसका आंसर 1 आ रहा है या नहीं, तो अब आपने इसका यहाँ से सम करना है और ये देखना है कि 1 आ रहा है या नहीं, और यहाँ से इनका सम करना है तो देखना है कि ये 1 आ रहा है या नहीं। तो चलें अब हम लोग सम करते हैं। तो अगर हम लोग h ऑफ y j का सम करें तो हमारे पास है 15, 12 और 1।
15, 12 और 1 हमने यहाँ लिखा तो वो इक्वल है 28। तो 28/28 दैट इज़ इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है कि ये एच ऑफ वाई जे हमारे पास वेरीफाई हो चुके हैं। अब हमने जी ऑफ एक्स आई वेरीफाई करना है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले है हमारे पास 10 + 15 और +3। तो देखना है कि क्या ये 28 आ रहा है या नहीं। 28/28 दैट इज़ इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब है कि ये भी 28 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हम लोगों के पास वेरीफाई हो गया है कि ये 1 के इक्वल है। और यहाँ तक हम लोगों के पास पार्ट 1 इस एग्जाम्पल का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। अब हम लोगों के पास सेकंड पार्ट ये है कि हम लोगों के पास स्टेटमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x + y <= 1। कि आपके पास ऐसी वैल्यू हो कि आप x और y दोनों का आंसर सम करें तो उसका आंसर आए आपके पास 1 से छोटा या बिल्कुल 1 के इक्वल। तो सबसे पहले हम लोगों ने पुट करनी है x की वैल्यू। सबसे पहले हम लोगों ने x की वैल्यूज़ के लिए 0 0 लिया था, तो 0 0 अगर हम यहाँ पर लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 0 + 0, क्या 0 0 हम लोगों के पास 1 से लेस देन और 1 के इक्वल है। तो यस ये है, तो हम ये f0,0 अप्लाई कर सकते हैं, जिसका आंसर है हम लोगों के पास 3/28। नेक्स्ट इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर वो वैल्यू लेनी है जो कि 1 से लेस हो। तो नेक्स्ट हमने वैल्यू अप्लाई की थी 0 + 1। तो क्या ये वैल्यू भी हमारे पास 1 से लेस है। 0 + 1 करें तो आंसर आता है 1। तो इसका मतलब है कि ये 1 के इक्वल और 1 से लेस है, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि f0,1, जिसका आंसर है हमारे पास 6/28। अब नेक्स्ट हमने वैल्यू यूज़ की थी 0,2। अब 0,2 अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 2। अब 2 हम लोगों के पास 1 से बड़ा हो रहा है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट है 1,0, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 1 + 0 = 1। नेक्स्ट है 1 + 1, इसको नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है 2 + 0, 2, ये भी हम लोगों के पास 1 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों को यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ इसको यूज़ करेंगे। तो हमारे पास लास्ट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 + 1 दैट इज़ 1,0 दैट इज़ इक्वल्स टू 1 <= 1, जिसका मतलब है फंक्शन ऑफ 1,0, जिसका आंसर हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 9/28। तो अब आप लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x + y <= 1 इज़ टू, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे 3/28 + 6/28 + 9/28, जिसका आंसर आपके पास आ जाएगा 18/28। ये हम लोगों के पास पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास थर्ड पार्ट है कि आपने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालना है g ऑफ x और h ऑफ y। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो टेबल बनाया था हम इसी को यूज़ करते हुए g ऑफ x और h ऑफ y निकाल लेंगे। हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू 0, 1, 2 और यहाँ g ऑफ x की वैल्यू जो हमने फाइंड की है 10/22, 15/28 और 3/28 यही लिख देंगे। और h ऑफ y के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ y की वैल्यूज़ लिखेंगे 0, 1, 2 और उसी के नीचे हम लोग यहाँ इसी तरह से लिख देंगे 15/28, 12/28 और 1/28। अब ये g ऑफ x और h ऑफ y दोनों का कॉलम बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस तरह से आपने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ जी एक्स के लिए यहाँ पर कॉलम बना लेना है। यहाँ लिखना x की वैल्यू 0, 1, 2 और इनके जो आंसर्स आपने टेबल से फाइंड आउट किए हैं 10/28, 15/28 और 3/28। अब हो सकता है कि क्वेश्चन में आपके पास ऐसे भी हो कि आपको सिंपल कह दिया जाए कि आपने मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालना है जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई का। तो ये इसके लिए आपने क्या करना है कि ये आपने पहले पार्ट 1 सॉल्व करना है, पूरा पार्ट 1 सॉल्व करना है यहाँ तक। जब आप ये सॉल्व कर लेंगे आपके पास ये टेबल आ जाएगा, तभी आप ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास ये टेबल नहीं बना हुआ होगा तो आप इस तरह से ये जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई नहीं निकाल सकेंगे। तो ये हम लोगों के पास सॉल्व हो गया। अब हम लोगों के पास फोर्थ पार्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स गिवन डैट 1। कि आपके पास फंक्शन हो x गिवन डैट 1 के लिए, तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसका हम लोगों के पास फार्मूला होता है p x = x and y = ये हम लोगों के पास y होता है लेकिन इन्होंने हमें y की वैल्यू दी हुई है तो हम यहाँ पुट कर देंगे 1 और गिवन डैट के लिए हम लोग डिनोमिनेटर में भी यूज़ करेंगे y = 1। अब हम लोगों के पास यहाँ पर एक वैल्यू है y = 1। अब जब हम लोग ये यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ y = yj, तो हम लोग ये कहते हैं कि ये इक्वल है h ऑफ yj के, जैसा कि हमने यहाँ पर टेबल में भी यूज़ किया है। तो हम लोग का मतलब हम लोग के पास ये जो यहाँ पर वैल्यू है, अब y = 1 यूज़ करना है, यानी कि हम लोग यूज़ करेंगे h ऑफ 1।
एच ऑफ वन का मतलब है कि आपके पास यहाँ एच ऑफ वन का क्या आंसर आ रहा है इस टेबल से 12/28। आप यहाँ पर एच ऑफ वन की वो वैल्यू ले लेंगे, यानी कि 12/28 यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है x इज इक्वल टू स्मॉल x। अब यहाँ पर हम लोगों के पास x की वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट हुई थी, 0, 1, 2। इसका मतलब है कि आपने एक एक करके ये वैल्यू पुट करनी है और आपने एच ऑफ वन की वैल्यू यूज़ करनी है 12/28। अब मैं आपको समझाती हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर है x गिवन डैट 1, तो आपने सबसे पहले यूज़ करना है 0 गिवन डैट 1, फिर 1 गिवन डैट 1 एंड देन 2 गिवन डैट 1। अब सबसे पहले आपने यहाँ लिखना है फंक्शन ऑफ 0 गिवन डैट 1, बिल्कुल इस तरह से। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू 1। अब जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 इक्वल है g ऑफ 0 के और प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 इक्वल है h ऑफ 1 के, तो यानी कि g ऑफ 0 और h ऑफ 1 इक्वल हो गया फंक्शन ऑफ x कोमा वाई, और x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 1। तो फंक्शन ऑफ 0,1 की हम लोगों ने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट की है जो कि है 6/28। आपने यहाँ वो पुट करनी है और इसको डिवाइड कर देना है एच ऑफ 1 के साथ। तो 6/28 को आपने डिवाइड करना है 12/28 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4998 जो कि इक्वल है 0.5 के। अब 0 की हमने 0 के साथ वैल्यू पुट कर ली। अब नेक्स्ट हमने पुट करनी है फंक्शन ऑफ 1 गिवन डैट 1, तो उसके लिए हमारे पास x की वैल्यू हुई 1 और y की वैल्यू भी 1 हुई, तो इसका मतलब है फंक्शन ऑफ 1,1। फंक्शन ऑफ 1,1 की आपने यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट की है जो कि है 6/28। आपने 6/28 को अगेन एच ऑफ 1 यानी कि 12/28 के साथ डिवाइड करना है, तो इसका आंसर भी आपके पास आ जाएगा 0.5। अब नेक्स्ट आपने फंक्शन अप्लाई करना है 2 गिवन डैट 1 के लिए, तो चलिए अब हम लोग वो सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है फंक्शन ऑफ 2 गिवन डैट 1, जिसमें आपके पास x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 1 और गिवन डैट में आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। अब फंक्शन ऑफ 2,1 हम लोगों ने फाइंड आउट ही नहीं किया, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 0। अब आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पर इस तरह से एक टेबल भी बना सकते हैं जहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर फंक्शन जो आप लोगों ने सॉल्व किए हैं। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं x और यहाँ पर फंक्शन ऑफ x गिवन डैट 1। x की वैल्यूज़ आपने पुट की 0, 1, 2। आपके पास क्या क्या आंसर आया, सबसे पहले आपके पास आंसर आया 0 गिवन डैट 1 के अकॉर्डिंग 1/2, सेकंड पे अगेन 1/2, और अब आपने जब 2,1 के अकॉर्डिंग 2 गिवन डैट 1 के अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया 0। अब हम लोगों के पास ये 4th पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसका 5th पार्ट। अब नेक्स्ट इन्होंने हमें कहा है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x इज इक्वल टू 0 गिवन डैट y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि आपके पास ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी आए कि x इज इक्वल टू 0 हो, गिवन डैट y इज इक्वल टू 1 हो। इसका मतलब है कि आपके पास x की वैल्यू होगी 0 एंड y की वैल्यू होगी 1 और गिवन डैट है तो नीचे हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1। अब आपके पास x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 हो, तो आप लोग यहाँ पर फंक्शन अप्लाई करेंगे फंक्शन ऑफ f 0,1 के साथ। ये पूरा सॉल्व हुआ हुआ फंक्शन है, या 0/1 भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग 0/1 यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा कि आपने 0/1 पे क्या यूज़ किया था, 1/2 आप यहाँ वो लिख देंगे। लेकिन अगर आप लोग इसको फुल सॉल्व करेंगे तो फुल के लिए आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0 गिवन डैट y इज इक्वल्स टू 1 डैट इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ 0,1 डिवाइडेड बाय h ऑफ 1। आपने यहाँ पर फंक्शन 0,1 की वैल्यू पुट करनी है जो कि है 6/26 और h ऑफ 1 की वैल्यू पुट करनी है जो कि है 12/28, तो ये आपके पास हो जाएगा इक्वल्स टू 1/2। इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ था तो हम लोगों ने पहले ऑटोमेटिकली सॉल्व किया था, तो हम लोगों ने ऑटोमेटिक रिजल्ट लिख दिया। नेक्स्ट 6 स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने इंडिपेंडेंस शो करनी है, तो अब हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट स्टेप में इन्होंने ये कहा हुआ है कि आपने इंडिपेंडेंस शो करनी है, यानी कि g ऑफ x और h ऑफ y शो करना है। अब आपने लास्ट स्टेप में क्या किया है कि आपने सॉल्व किया है फंक्शन ऑफ 0 गिवन डैट 1 जिसका आंसर है 1/2। अब आपने ये 1/2 को सॉल्व 1/2 को जहन में रखते हुए g ऑफ x और h ऑफ y की दोनों की वैल्यू लेनी चाहिए 1/2। अगर ये 1/2 इक्वल हो गया तो इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट है, अगर ये 1/2 नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है।
अब हमारे पास जो 0 की वैल्यू थी वो थी x के लिए और 1 की वैल्यू थी वो थी y के लिए। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर g ऑफ x की सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी 0 और h ऑफ y यानी कि h की वैल्यू हो जाएगी h ऑफ 1। अब आपने क्या करना है कि अब आपने जाना है अपने टेबल पर जहाँ पर आपने g और h का कॉलम बनाया हुआ था। अब ये है हमारे पास वो टेबल जहाँ पर हमने g और h के लिए कॉलम बनाया हुआ था। अब अगर आपके पास g ऑफ 0 है तो g ऑफ 0 पर आपके पास यहाँ कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, आप यहाँ पर डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं 10/26। और g ऑफ 1 पे आपके पास क्या आंसर है 15/26। आपने 10/26 और 15/26 इन दोनों के आंसर वहाँ मल्टीप्लाई करने हैं और देखने हैं कि क्या इसका आंसर 1/2 आ रहा है या नहीं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर 1/2 आ रहा हुआ तो इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट है, और अगर नहीं आ रहा हुआ तो इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अब नेक्स्ट हमने g ऑफ x और h ऑफ y की ये वैल्यूज़ पुट की हैं। ये 150/784 ये इक्वल्स नहीं आ रहा 1/2 के यानी कि 0.5 के, तो इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर दिया x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट। अब हम लोगों के पास ये पूरी एग्जाम्पल नंबर 7.6 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.7। एग्जाम्पल नंबर 7.7 की हमारे पास स्टेटमेंट है दैट जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स x एंड y इज गिवन बाय फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल्स टू xy स्क्वायर डिवाइड बाय 30, x इज इक्वल्स टू 1 to 3 एंड y इज इक्वल्स टू 1 2। आपने फाइंड करना है क्या x और y इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो चलें अब हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7.7 के लिए आपने क्या करना है कि आपके पास फंक्शन x, y मेंशन है, आपके पास x की वैल्यूज़ हैं और y की वैल्यूज़ हैं। आपने ये शो करना है क्या इन x और y इंडिपेंडेंट है या नहीं। इंडिपेंडेंट होने का चांस ये है कि आपके पास g और x की वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल आए f(x, y)। अगर आपके पास एक g ऑफ x और h ऑफ y के आंसर इसके इक्वल हुआ यानी कि xy²/30 तो इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट है, और अगर इसके इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब कि ये नॉट इंडिपेंडेंट है। सबसे पहले आपने फाइंड आउट करना है g ऑफ x। g ऑफ x के लिए आपने क्या करना है कि आपके पास x की वैल्यूज़ हैं 1 से लेकर 3 तक और y की वैल्यूज़ हैं 1 से लेकर 2 तक। जब हम लोग g ऑफ x यूज़ करेंगे तो हम लोग समीशन अप्लाई करेंगे y का, और जब हम लोग h ऑफ y यूज़ करेंगे तो हम समीशन अप्लाई करेंगे x का। अब हमने यहाँ पर यूज़ करना है g ऑफ x, तो हम लोग समीशन अप्लाई करेंगे y का, और y की वैल्यूज़ है हमारे पास 1 से लेकर 2 तक, तो हम यहाँ लिखेंगे समीशन y इज इक्वल्स टू 1 to 2, और ये f(x, y) का फंक्शन। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है कि y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यूज़ है हमारे पास 1 और 2, तो हम लोग यहाँ पर वो पुट करेंगे g ऑफ 1 इक्वल है, हम लोग यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे वो है 1, तो xy² यानी कि 1² इज इक्वल्स टू x/30, और सेकंड पे आपने पुट करना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4x/30, और 3 से आपने सॉल्व नहीं करना क्योंकि y की वैल्यूज़ ही हमारे पास 1 और 2 हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने पुट करना है h ऑफ y। h ऑफ y के लिए आपने क्या करना है कि आपके पास रेंज है 1 से लेकर 3 तक, और ये f ऑफ x का फंक्शन। अब आपने यहाँ पर लिखना है h ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1y²/30, तो ये इक्वल हो गया y²/30 के। अब h ऑफ 2 यानी कि x की वैल्यू अगर आपके पास 2 है तो उसके लिए आप क्या करेंगे 2y²/30, और अगर आपके पास h ऑफ 3 है यानी कि x की वैल्यू 3 है तब आप लोग करेंगे 3y²/30। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर g ऑफ x और h ऑफ y सारी वैल्यूज़ का सम कर लेना है। जो भी आपके पास आंसर आया, जैसे कि यहाँ पर आया है x/30 प्लस 4x/30, तो आपने यहाँ सम कर लेना है, तो इसका सम है आपके पास 5x/30। जैसा कि यहाँ पर इक्वल है 5 1 ज़ार 1 एंड 5 6 ज़ार 30, तो ये इक्वल हो गया आपका x/6 के। नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है h ऑफ y, ये सारी वैल्यूज़ का सम। तो आपके पास यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हैं y²/30 प्लस 2y²/30 एंड 3y²/30, तो आपने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ लिख लेनी है। ये आपके पास हो जाएंगी 6y²/30, तो ये इक्वल आ जाएगा 6 1 ज़ार 6 एंड 6 5 ज़ार 30, तो ये इक्वल हो गया y²/5 के। अब आपने क्या करना है कि आपने g ऑफ x और h ऑफ y दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि ये f(x, y) का फंक्शन इसके इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर ये इक्वल आ रहा हुआ तो इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट है, और अगर नहीं आ रहा हुआ तो इसका मतलब है कि ये नॉट इंडिपेंडेंट है। अब ये आपके पास आपने g ऑफ x और h ऑफ y लिखना है और यहाँ पर फंक्शन लिखना है। तो ये g ऑफ x की वैल्यू है और ये h ऑफ y की वैल्यू है, तो हमारे पास ये आंसर आना चाहिए।
तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, ये इक्वल है एक्स वाई स्क्वेयर बाय 6×5 = 30। इसका मतलब है कि ये इक्वल आ गया है इस चीज़ के एक्स वाई स्क्वेयर बाय 30 के। इसका मतलब है कि ये एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है। इससे पहले वाली एग्जांपल में वो नॉट इंडिपेंडेंट था और यहाँ पर ये इक्वल आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट है। और हमारे पास एग्जांपल आज के टॉपिक की एग्जांपल नंबर 7.7 भी यहीं तक कंप्लीट हो गई है और आज का टॉपिक भी हमारा यहीं तक कंप्लीट होता है। आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।